जो दूध के जो किसान, दूध वाले हैं गुजरात में, वो परेशान होते थे। गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य था। महाराष्ट्र में जो मुंबई मिल्क स्कीम BMS, उसको सप्लाई का लाइसेंस अहमदाबाद में एक डेयरी के पास था। तो सारे जो दूध वाले हैं वो अहमदाबाद में जाके उस डेयरी में अपना दूध बेचते थे। कोई 100 किलोमीटर दूर से, 50 किलोमीटर दूर से, 80 किलोमीटर दूर से आते हैं, 2 घंटे 3 घंटे का टाइम लगा के। उसके बाद कई बार डेयरी वाले उनका दूध नहीं भी लेते थे, कई बार लेते थे तो उनकी क्वालिटी कम, अपने मन से उनको दूध का दाम देना। तो उससे सारे के सारे जो दूध वाले वहां के परेशान थे। और 3 घंटे का सफर करके अगर दूध लेने गए और डेयरी वाले ने लेने से मना कर दिया तो वापस पहुंचते पहुंचते वो दूध खराब भी हो जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सन 46 में इनकी एक सोसाइटी बनवाई दूध वालों की, और उनको लाइसेंस दिलवाया बॉम्बे मिल्क स्कीम को सप्लाई करने का, BMS का। और इन्होंने अपनी खुद की दूध कलेक्ट करके डायरेक्टली ट्रक बॉम्बे भेजना शुरू किया। वहां से एक छोटे से 150 किसानों के मेहनत से वहां एक छोटी सी सोसाइटी शुरू हुई, जो आज 28 लाख किसान अमूल से जुड़े हुए हैं। इनका दुनिया का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट आज अहमदाबाद में, जिसकी 2.5 से 3 लाख लीटर पर डे की प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। 2000 प्रोडक्ट अमूल के बनते हैं और हिंदुस्तान के अलावा 8 देशों में जा रहे हैं। आज दिखता है कि बहुत बड़ा अमूल है, लेकिन सन 46 में तब ये कुछ भी नहीं था। तब इसकी शुरुआत हुई है इसी तरह से जैसे आज आप और हम यहां बैठे हैं, ऐसे ही 40-50-60 किसानों ने मिलकर वहां से शुरू किया। प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये पूरे इनिशिएटिव को हम किस तरह से कर रहे हैं, इसमें हमें 15 से 20 किसानों के ग्रुप बनाने हैं। आप सारे जो लोग यहां पर बैठे हैं, आपको इसकी पूरी जानकारी है। आप ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं और आपके ग्रुप बने हुए हैं। ये पहला स्टेप हमने पूरा काफी हद तक कर लिया है। इसके बाद सारे किसानों की हमने जरूरत के हिसाब से, जितना बड़ा एरिया संभल सकता है उसके हिसाब से सोसाइटी बनानी है, जिसको हम कहते हैं FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारी जितनी सोसाइटियां हैं उनकी मिलाकर के एक कंपनी बनानी है। ये सुनने में थोड़ी बड़ी बात लगती है कि किसानों की कंपनी या क्या है, सोसाइटी क्या, लेकिन हम उसको सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। जो कंपनी बननी है वो कंपनी क्या होगी, कंपनी कैसी होगी, इसके लिए सरकारी नियमों में अलग से प्रावधान है। सन 2002 में कंपनीज एक्ट में अलग से एक प्रोविजन दिया गया था उत्पादक कंपनी के लिए, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी और प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड कंपनी के दोनों के फायदे उत्पादक कंपनी को मिलते हैं, जो प्रोड्यूसरों की अपनी कंपनी है। हमारे जो FIGs हैं, ये जो ग्रुप्स हैं अलग अलग गांवों में, 4 ग्रुप, 8 ग्रुप, 10 ग्रुप, 50 ग्रुप, जहां भी सिचुएशन के हिसाब से उन ग्रुपों को इकट्ठा करके उनकी एक सोसाइटी हमने बनानी है ब्लॉक लेवल पर या 2 ब्लॉक के लेवल पे, और सारे ब्लॉकों की मिला के जिले के लेवल पे हमने प्रोड्यूसर कंपनी बनानी है। ये ग्रुप अभी बन चुके हैं। अब हम अगला सोसाइटी और कंपनी फॉर्मेशन का काम शुरू करने वाले हैं। अभी जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आज की जो स्थिति है किसान और ग्राहक के बीच में काफी लंबी चेन है। पंजाब में इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि पंजाब में किसान काफी आगे हैं। बहुत सारे किसानों से मेरी बात हुई जो पॉली हाउस, नेट हाउस की खेती कर रहे हैं, वो डायरेक्टली, और यहाँ भी कुछ किसान बैठे हैं जो श्रीनगर और काफी जगह डायरेक्टली अपने ट्रक बेचते हैं। लेकिन कई जगह ऐसी स्थिति है, खासकर छोटे किसान जो सिर्फ उनसे व्यापारी वहीं से खरीद कर ले जाते हैं, उसके बाद एक मंडी में माल बिकता है। यहाँ से जैसे मलेरकोटला में है तो मलेरकोटला मंडी में माल बिकता है, वहां से व्यापारी ले जाते हैं, लुधियाना में बिकता है, वहां से व्यापारी ले जाते हैं, दिल्ली में बिकता है। तो काफी लंबी चेन हो जाती है, और इसमें नुकसान सिर्फ यह है कि ग्राहक को लागत ज्यादा पड़ती है, तो किसान को दाम उतना नहीं मिल पाता। जो किसानों की अपनी कंपनी बनती है तो किसानों की कंपनी किस तरह से काम करेगी, उसका एक उदाहरण है ये जो यहां पर जो सामने फोटो आप देख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल इसी तरह से काम करें, लेकिन इस तरह से काम, एक ये भी तरीका है काम करने का, जहां पर किसान
ये जो आप हरे हरे देख रहे हैं, ये समझिए ये किसान है, ये किसानों के खेत हैं। ये हम देख रहे हैं, ये कलेक्शन सेंटर या कलेक्शन पॉइंट है। हम जैसे अमूल का या बाकी डेयरियों का मॉडल है, जिस तरह से वो अपने अलग अलग गांवों में अलग अलग जगहों पर अपने कलेक्शन सेंटर बनाते हैं, एनवीआई में कलेक्शन सेंटर का प्रोविजन है, कलेक्शन सेंटर के लिए भी सब्सिडी है। लेकिन ये कलेक्शन सेंटर हम जहां पर हमें लगता है कि प्रोडक्शन सफिशिएंट है, सारा का सारा डेटा भी हमारे पास आ गया है, ज्यादातर किसानों का कौन से किसान कितने जगह में कितनी सब्जियां लगाते हैं, कितना प्रोडक्शन आता है, और बाकी हम उसकी और एनालिसिस करके ये हम देख लेंगे कि कहाँ ज्यादा सब्जी का प्रोडक्शन है, वहां हमने कलेक्शन सेंटर कलेक्शन पॉइंट बनाने हैं। उसके बाद कोशिश ये होगी कि उन कलेक्शन पॉइंट से सब्जियां लेके डायरेक्टली रिटेल आउटलेट में, जो कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली संबद्ध है, या तो हमारी कंपनी के खुद के रिटेल आउटलेट हैं, वेंडिंग कार्ड हैं, वेंडिंग बूथ हैं, या फिर डायरेक्टली कंपनियों के साथ टाई अप है, चाहे वो रिलायंस फ्रेश हो, 610 हो, मोर हो, दूसरे आउटलेट हो, उनसे डायरेक्टली टाई अप करके। ये सारी बड़ी कंपनियां सब्जियां किसानों से ही खरीदती हैं, और एक एक किसान से बात करने में इनको बड़ी परेशानी होती है। रिलायंस फ्रेश को अगर आप जानते हैं, इनके बहुत सारे आउटलेट हैं, इनकी सब्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, 2-4 किसान मिलकर इनकी जरूरत पूरी नहीं कर सकते। 100, 200, 500 किसानों से रोज बात करना इनके बस की बात नहीं है। अगर किसानों की कंपनी इनसे डायरेक्टली बात करती है तो ये बड़े खुश होंगे उस कंपनी से डायरेक्टली सब्जियां खरीदने में। तो इस तरह के बड़े रिटेल आउटलेट से हम डायरेक्टली टाई अप करके, और एक दूसरा जो बहुत अच्छा हमारे पास ऑप्शन है, विकल्प है, वो है जितने भी दूध के आउटलेट हैं, जहां रोज सवेरे ग्राहक आते हैं दूध लेने, या उनके घर दूध पहुंचाया जाता है, उन दूध के जो दुकानें हैं, उनसे डायरेक्टली संपर्क करके हम डायरेक्टली दूध के दुकानों पे सब्जियां पहुंचा दें, तो रोज सुबह सब्जी ताजी ताजी किसानों की डायरेक्टली ग्राहक तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा इसमें 2-3 पहलू और हैं। एक बहुत बड़ा पहलू है प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन जब होता है, जब पीक सीजन होता है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उस समय मार्केट में दाम गिरने लगते हैं। उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसके लिए भी कलेक्शन, कोल्ड स्टोरेज, कंट्रोल एटमॉस्फेरिक स्टोरेज का प्रावधान है। उसके ऊपर भी नेशनल वेजिटेबल इनिशिएटिव के तहत सब्सिडी और फाइनेंसिंग की व्यवस्था है, और बाकी सुविधाएं भी हैं। ये जो सारा काम है, आप सोच रहे होंगे कि किसान इसको करेंगे कैसे, कौन मार्केटिंग करेगा, कौन प्रोडक्शन संभालेगा, ट्रांसपोर्टेशन कौन देखेगा, कलेक्शन सेंटर कौन संभालेगा। इसमें जो किसानों की अपनी कंपनी बनती है, कंपनी का अपना अलग मैनेजमेंट होता है, जो इस सारी की सारे मार्केटिंग प्रोसेस को, ट्रांसपोर्टेशन को, सारी चीजों को कंपनी को खुद संभालती है। और उनकी खर्चे कहां से निकलेंगे, वो यहां से जो रिटेल करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, उसी से जो मैनेजमेंट के खर्चे हैं वो भी निकल जाते हैं, और उसमें जो प्रॉफिट बचता है वो वापस बोनस के तौर पर किसानों में बढ़ जाता है। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का टाइम मिला नहीं, काफी चीजें मैंने ट्रांसलेट करी थी। हमारी जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, एक बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा कि हम इसको मार्केट से जोड़ के रखेंगे। ज्यादातर ये होता है कि अगर एक बार किसी सीजन में किसी सब्जी की फसल खराब हो जाती है, चाहे वो टमाटर की हो, तो उस साल दाम मार्केट में बहुत बढ़ जाता है, और अगले साल सारे किसान वही सब्जी लगा लेते हैं। अगले साल जो फायदा मिलना चाहिए किसानों को वो भी नहीं मिल पाता, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, दाम घट जाता है। अगर हम पूरी की पूरी प्रोसेस, देखिए एक किसान को तो पता नहीं चलने वाला कि मेरे सारे जिले में कौन से किसान ने क्या सब्जियां लगाई हैं, सबने टोटल कितनी जमीन में क्या सब्जी लग रही है, लेकिन सारे अगर आपस में जुड़े हैं कंपनी के तौर पे, कलेक्शन सेंटर के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से, और सारे के सारे अपनी कितनी जमीन में क्या लगाने वाले हैं, ये अगर खबर कंपनी में देते रहे, तो कंपनी को पूरा पता रहता है कि हमारे सारे किसान मिलकर कितनी जमीन में क्या लगाने वाले हैं। इसको कहते हैं क्रॉप कैलेंडर, जो कई जगह पर जो कंपनियां हैं वो इसको अभी ऑलरेडी इस तरह से काम कर रही है। वो सारे किसानों की जानकारी अपने पास रखते हैं, एक क्रॉप प्लानिंग रखते हैं, और जैसे ही उनको लगता है कि
किसी एक फसल का एरिया ज्यादा हो रहा है तो वो वहीं पर उनको रोक देते हैं कि अब इससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो नुकसान सबका हो जाएगा। तो मार्केट एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस की हम जो बात कर रहे हैं कि किसानों की जो कंपनी है उनके पास ज्यादातर तो जानकारी रहेगी कि हमारे को कितनी डिमांड आती है किस सब्जी की, और उसके आधार पर क्रॉप कैलेंडर सबको एक बार बता देंगे कि इस सब्जी की हमको इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करनी है। उसके बाद उसके लिए क्या इनपुट्स वगैरह की जरूरत है, जो हम अलग अलग खरीदते हैं, जो बीज जो महंगा पड़ता है वो कंपनी डायरेक्टली सारे किसानों के लिए, या जो इंटरेस्टेड है जो कहते हैं कि हमें आपसे बीज खरीदना है वो डायरेक्टली कंपनी से ले लें। इसमें कंपनी को दो फायदे हैं और किसानों को भी। आज आप मार्केट से बीज खरीदते हैं, मार्केट में व्यापारी आपको महंगे से महंगा बीज बेचने की कोशिश करता है, क्वालिटी कैसी भी हो। लेकिन जब आपकी अपनी कंपनी आपके लिए बीज खरीद के लाती है तो कंपनी कोशिश करती है कि आपको बढ़िया बीज सस्ते से सस्ता मिले, और जब ज्यादा क्वांटिटी में कंपनी से खरीदा जाएगा कोशिश ये करेंगे कि किसानों की अपनी कंपनी डायरेक्टली डीलरशिप ले ले, बड़ी कंपनियों से डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ले, और जो भी डिस्काउंट और जो मिलता है या तो किसानों को उसका लाभ मिल जाए या कंपनी की पूंजी बन जाए, उसमें दोनों तरफ से फायदा है।